हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। जिस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर 2 विज्ञान यानी साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक क्लास 8 का लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3 का क्वेश्चन बैंक देख चुके हैं, लेकिन आज से हम सोच रहे हैं कि लेसन 4 से हम स्टार्ट करें पूरा बुक पढ़ाना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब चैप्टर है। प्रत्येक चैप्टर से सीटेट में क्वेश्चन पूछा ही गया है और कोई भी पॉइंट हम मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 पदार्थ, धातु और अधातु। धातु तो आप जानते हैं ना, जिसमें चमक होता है, जिसे ताना जा सकता है, जैसे में लोहा, एल्युमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थों से परिचित है। आपने देखा होगा, लोहा भी देखा होगा, एल्युमिनियम भी देखा होगा, तांबा भी देखा होगा। इसमें देख सकते हैं कि ये दिखते कैसे है, चमकदार होता है, कठोर होता है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से कठोर होते हैं। आयरन देखा जाए यानी लोहा देखा जाए तो क्या होता है, कठोर होता है, चमकदार होता है। तो इसे आप टिक कर सकते हैं, ये मैनुअली आप देख सकते हैं। लेकिन पूछा कैसे जाता है सीटेट में प्रश्न, जैसे में मैंने एक पॉइंट हाईलाइट करके रखा है, देखिए वो क्या है। धातुओं का अधातुओं में अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। स्मरण करिए कि चमक और कठोरता भौतिक गुण है। तो अगर प्रश्न पूछे सीटेट में कि धातुओं का अधातुओं से अंतर किस गुण के द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन देगा आपका भौतिक, ऑप्शन बी देगा रासायनिक, ऑप्शन सी देगा दोनों, ऑप्शन डी देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोनों लगाना, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। अगर पूछे कि चमक और कठोरता भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है, तो वहां आप अंडरलाइन क्या करेंगे, यानी टिक क्या करेंगे वहां पे, तो वो भौतिक गुण है। इसमें आगे हम बढ़ते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है ताकि कुछ भी छूटे नहीं। जहां पे पूछ रहा है कि आकार में परिवर्तन, चपटा हो गया, टुकड़े हो गए, तो इसमें अगर किसी चीज को पीटा जाए यानी आघात किया जाए उस पे, तो लोहे के कील पे अगर आघात करते को टूटेगा नहीं, टूटेगा, वो चिपटा हो जाएगा। कोयले का टुकड़े पे अगर हम पीटते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कोयला का टुकड़ा टूट जाएगा। एल्युमिनियम की तार पे अगर हम पीटते हैं तो क्या होगा, वो टूट जाएगा नहीं, वो चिपटा हो जाएगा। और ये पेंसिल लीड यानी जो पेंसिल है उसमें एक लीड लगी होती है काले रंग की, जिससे हम लिखते हैं जिसकी सहायता से, तो उसको पीटेंगे तो वो क्या होगा, चिपटा होगा, टूट जाएगा। तो यहां पे यही चीज समझना, प्रैक्टिकल सोचिएगा, कुछ भी टफ नहीं है। तो यहां आपने देखा लोहे की कील और एल्युमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तित हो गया, उनका आकार क्या हुआ, चेंज हो गया, चिपटा हो गया। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। आप संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चांदी के वर्क से भी परिचित होंगे। आप एल्युमिनियम पन्नी या पणिका द्वारा खाद्य सामग्री को लपेटने के उपयोग से भी अवश्य परिचित होंगे। यहां पे एक प्रश्न बनता है, सीटेट में आया हुआ प्रश्न भी है। एल्युमिनियम शब्द याद रखिएगा, यह खाद्य सामग्री को लपेटने में उपयोग होता है। एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का पन्नी या पणिका खाद्य सामग्री को लपेटने में उपयोग होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ये सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक और पॉइंट आपको मिल जाएगा, मिठाइयों को सजाने में, ये केवल मिठाइयों के लिए, ये खाद्य सामग्री के लिए, अंतर आप स्पष्ट रखेंगे। यहाँ पे दोनों पूछा जा सकता है ऑप्शन में। तो मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चांदी के वर्क से परिचित होंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा चांदी लगा दिया जाएगा। अगर आप मिठाई में देखे भी होंगे, ऊपर में व्हाइट कलर का कुछ होता है, लेकिन आपने नहीं देखा होगा कि एल्युमिनियम या पन्नी, एल्युमिनियम की जो पन्नी होती है या पड़िका होती है, उसमें क्या खाद्य सामग्री को लपेटने में इसका उपयोग होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद अगर देखा जाए, धातुओं का गुण जिनके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है, उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो ये भी शब्द याद रखिएगा। आघात मतलब क्या, पीटना, आघात मतलब पीटना, ये शब्द याद रखिएगा। तो आघात वर्धनीयता याद हो जाएगा, ठीक है। आघात मतलब उस पर चोट करना, आघात करना, बस पीट के लंबा कर दिए, उसके नाम से ही है। यह धातुओं का
लाक्षणिक गुण है। ये धातुओं का कैसा गुण है? अभिलाक्षणिक गुण है। आगे देखेंगे इसमें कोयले और पेंसिल लेड जैसे पदार्थ या गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, यानी जो अधातु होते हैं वो ये गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो पहला पॉइंट आपको मिला कि धातुओं में क्या होता है? आघात वर्धनीयता होता है, यानी उसे आघात करके चपटा किया जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बताया गया है लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में आप क्या कर सकते हैं। आपने एक विद्युत कर्मी को पेचकस से काम करते हुए देखा होगा। देखिए, अगर लकड़ी और प्लास्टिक हो तो उसमें क्या ऊष्मा का चालन नहीं होता है, विद्युत का भी चालन नहीं होता है। आप पेचकस में देखे होंगे, वहां प्लास्टिक होता है जिससे वो कसता वगैरह है, लाइट रहेगा तो भी उसे करंट नहीं मारती है। तो ये तो नॉर्मल सा है, आप समझ भी सकते हैं। इसके बाद आगे देखा जाए तो ये क्लास 6 में कुछ क्रियाकलाप कराया गया था। अब यहाँ पे सुचालक और कुचालक की बात की जाएगी, जो मैंने अभी बताया। तो लोहे की छड़ या किल, ये सुचालक होगा या कुचालक होगा? आप तो जानते होंगे कि लोहे का छड़ अगर आप लेके जाते हैं बिजली के पास तो क्या लगेगा? आपको करंट लगेगा। अपने खाने बनाते समय भी देखा होगा, अगर कोई किसी चीज से खाना बना रहे हैं आप और वो लोहे का है या कोई धातु है तो उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, जो पूछा जा रहा प्रश्न उसमें देखा जाए वैद्युत चालकता पूछा जा रहा है तो वो सुचालक हो जाएगा। गंधक और कोयला क्या होगा? कुचालक हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिए, कोयला तो आपको याद रहेगा, लेकिन गंधक जो है, जो सल्फर जो है, वो आपका क्या होगा? कुचालक होगा। ये याद रखिएगा, सल्फर कुचालक होगा, सल्फर कुचालक होगा, जिसे हम एस लिखते हैं। तो ये कुचालक होगा, कोयला भी कुचालक होगा। तांबे की तार तो उपयोग करते हैं, बिजली के तार, तांबे का तार तो जानते ही है। तो ये क्या हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा। गंधक और कोयला कुचालक है और छड़, किल और तांबे का तार सुचालक है। धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, नहीं तो कॉपी में नोट करना है तो नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं कि धातुओं का वह गुण जिनसे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। अब तन्यता कैसे याद करेंगे? आघात मतलब चोट याद हो गया। अब तन्यता, तन्यता मतलब उसको तानना, उसको खींचना। तन्यता मतलब क्या? उसको खींच के तार के रूप में परिवर्तित कर देना तन्यता कहलाता है। और ये किसके साथ होता है? धातु के साथ होता है। जैसे में अगर देखा जाए तो एल्युमिनियम और तांबे का तार तो अपने नाम सुना ही होगा, जिससे बिजली का कनेक्शन होता है। तो इसमें कुछ बताना ही नहीं है, वो तार है, खींच के ही उसे तार बनाया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है, कभी लोहे की सीट या प्लेट, धातु का सिक्का और एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उससे उत्पन्न ध्वनि के अंतर पर ध्यान दिया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, होता क्या है कि अगर सिक्का आपने रखा है तो सिक्का को ऊपर से गिराइएगा तो क्या होगा? आवाज करेगा। लेकिन कोयला गिराइएगा तो आवाज करेगा? सुनाई भी नहीं देगा। तो ये इसको कहते हैं हम लोग निनाद ध्वनि। धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, निनाद ध्वनि यानी रिंगिंग साउंड। हिंदी में अगर देगा तो इसे आप अंग्रेजी में देखिएगा, वहां पे रिंगिंग साउंड होता है तो समझिएगा, जैसे फोन रिंग होता है ना, वही रिंगिंग साउंड, उसे हम हिंदी में कहते हैं निनाद ध्वनि। तो अगर किसी भी कठोर सतह से धातुओं की बनी वस्तुओं को टकराया जाता है तो एक ध्वनि निकलता है जिसे हम निनाद ध्वनि यानी रिंगिंग साउंड कहते हैं। इसमें आगे देखा जाए तो धातु गायन ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। अब अगला पॉइंट है, ध्वनिक क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको कैसे याद करके रखेंगे? तो धातु गायन ध्वनि उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? धातु जो होते हैं गायन ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसीलिए उसे हम ध्वनिक कहते हैं। गायन ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कीजिएगा। अब आगे देखा जाए तो आपको मिला कि जो कुछ पदार्थ हैं वो कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघात वर्ध होते हैं, तन्य होते हैं, धान्विक होते हैं और ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। देखिए, पॉइंट यहाँ पे एक जगह लिख दिया गया है। अगर आपको पहले से नोट नहीं किया है आपने तो इसे यहाँ नोट कर लीजिएगा कॉपी में। देखिए, कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघात वर्ध होते हैं, तन्य होते हैं, धान्विक होते हैं, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक तो मैंने स्पष्ट कर दिया। धान्विक क्या कहलाते हैं ये मैं आपको बता दूं। धातु गायन ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसे ध्वनिक कहते हैं। तन्य क्या होता है ये भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं फिर से,
कि जब उसको तान देते हैं तार के रूप में तो समझिए तन्य होते हैं। आघात वर्ध क्या होता है, उसको पीटते हैं तो वो आघात वर्ध होता है। चमकीले होते हैं धातु, चमकते हैं वो। और इसके बाद कठोर भी होते हैं, यानी धातु जो होते हैं कठोर होते हैं। आपने देखा भी होगा धातु जैसे लोहा है, तो लोहा कठोर होता है, उसे चोट लग जाती है। तो यहां पे देखा जाए तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखिएगा। ये सब क्या कहलाएंगे, कोई ये सब धातु हैं। जैसे में उदाहरण देखा जाए तो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। ये नाम याद रखिएगा। आयरन पूछे यानी लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये दोनों याद रखिएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, धातुओं के उदाहरण हैं। इसके विपरीत देखते हैं हम तो कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम है। इसके विपरीत कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम है तथा दिखने में मलिन है। दिखने में क्या है, मलिन है। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूर हो जाते हैं। ध्वनिक नहीं है, इनमें कोई ध्वनिक नहीं है। और उष्मा तथा विद्युत के कुचालक है। उष्मा तथा विद्युत के ये क्या है, कुचालक है। ठीक उसका ऑपोजिट है। ये क्या कहलाते हैं, तो ये अधातु कहलाते हैं। अधातुओं के उदाहरण है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि। ये सब क्या है, ये अधातु के उदाहरण है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बात की जाए इस चैप्टर की 2018 के लिए, तो इसमें देखा जाए तो सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं। याद रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोडियम, पोटेशियम। एक नाम इसके साथ और याद रखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम ही क्यों, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम को आप आराम से नहीं लिख सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, अगर आपका केमिस्ट्री विषय है तो सोडियम को किस संकेत में लिखते हैं, मतलब उसका संकेत क्या है। जैसे मैंने सल्फर का एस बताया, तो सोडियम को संकेत क्या है, सोडियम का संकेत क्या है उसे लिखिए। पोटेशियम का क्या है, पोटेशियम का मैं बता देता हूं कि है और बहुत ही ये अभिक्रियाशील है, यानी बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है। इसमें चैप्टर में आगे इसके बारे में चर्चा की गई है। और ये धातु जो होते हैं वो नरम होते हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि ये नरम होते हैं। मरकरी यानी पारा केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये अपवाद है, लेकिन इसको कैसे याद रखेंगे, मरकरी मैं आपको याद करवा देता हूं। जैसे में आपने थर्मामीटर देखा होगा, उसमें किसका उपयोग होता है, मरकरी यानी पारा का उपयोग होता है। याद हो गया। थर्मामीटर जब भी आएगा तो समझिएगा जो हम लोग व्हाइट वाला देखते हैं जो चमकते रहता है वो पारा है आपका, वो मरकरी है। तो ये चीज हमेशा याद हो गया, मरकरी मतलब पारा, और वो यूज किस में होता है, थर्मामीटर में हमने देखा है मरकरी को। तो ये चीज हो गया। और आपने सोडियम और पोटेशियम का नाम भी याद रखा। क्यों याद रखा है, क्योंकि एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे देखते हैं कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसके साथ क्या होगा, वो चीज है। तो देखिए 7th में भी इसे बताया गया है कि मैग्नीशियम रिबन के वायु में ईंधन का क्रियाकलाप किया है और सीखा है कि ऑक्साइड बनते हैं। इससे क्या बनते हैं, ऑक्साइड बनते हैं। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को पूरा करना है। यहाँ Fe है, O2 है और H2 है। H2O क्या हो गया, वो नमी है। तो इन तीनों के जोड़ने से क्या बनेगा, तो देखा जाए तो FeO3 बन जाएगा। क्या बनेगा, FeO3 बन जाएगा और ये एक क्षार है। इसके बाद बात की जाए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, तो ये क्या बन जाएगा, 2MgO बन जाएगा। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट उतना हमें नहीं लग रहा है, लेकिन समीकरण याद कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जंग की प्रकृति की जांच करें। लगभग 1 चम्मच जंग को इकट्ठा कीजिए। देखिए यहाँ पे जांच करने के लिए बताया गया है और यहाँ पे लाल और नीले लिटमस पत्रों का उपयोग किया गया है, लेकिन ये काम किस पे करेगा, को लाल पे काम करेगा। लाल जब नीला बन जाए, लाल जब नीला बन जाए तो वो आपका क्षार होता है। तो यहां पे पूछिएगा सर कि जब नीला हो और वो लाल में परिवर्तित हो जाए तो वो क्या होता है। तो देखिए नीला अक्षर स्टार्टिंग याद रखिएगा। ये देखिए लाल हो गया, ये नीला हो गया, तो ये क्षार हो गया। जब नीला रहे वो लाल में चेंज हो जाए, नीला लिटमस पत्र लाल में चेंज हो जाए तो वो अम्ल हो जाता है। अम्ल क्यों हो जाता है, क्योंकि यहां ल है, अम्ल में भी ल है। याद रखिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक्स है। कैसे याद रखेंगे, याद रखिएगा नीला से लाल बन रहा, नीला से लाल बन रहा, दोनों ल है, तो ये ल अम्ल के साथ चिपक जाता है, यानी लाल जब बनेगा तो ये क्या होगा, अम्ल होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये लाल लिटमस पत्र का उपयोग किया गया है और जो नीला में तब्दील हो गया है तो ये क्या कहलाएगा, जंग लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्षार हो जाएगा।
और इसमें आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, इसको भी याद रखिएगा, ये समीकरण भी याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कॉपर में भी जंग लगता है? मैंने कॉपर के बर्तनों की सतह पर हरा पदार्थ जमा हुआ देखा है। यहां पे देखिए, जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। कैसा परत जमता है? हरा हरा परत जो जम रहा है, इसको भी याद रखिएगा। और यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है। और यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। अभिक्रिया देखा जाए तो ये आपके सामने अभिक्रिया है और ये बनता है आपका CuOH का होल 2 प्लस CuCO3। तो ये हमेशा याद रखिएगा, बनेगा क्या? कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा, कॉपर कार्बोनेट बनेगा जो हरा होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। साथ में एक और बात मैं आपको याद करवा दूं, जब OH होगा यानी हाइड्रोक्साइड होगा तो समझिएगा वो क्या है? आपका क्षार है। हाइड्रोक्साइड जब भी बने तो समझिएगा वो आपका क्षार है। इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे इसमें देखिए, विलयन अम्लीय है या क्षारीय, आप इसको किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? लाल लिटमस नीला हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। यहां पे तो लिख ही दिया है, लाल जब नीला हो जाए तो ये क्या होता है? क्षारीय होती है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः जो होते हैं धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? कुछ क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आइए अब अधातुओं के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का परीक्षण करें। तो यहां पे लिया गया है आपका सल्फर की कुछ मात्रा लिया गया है। एक उद्दहन चम्मच में लीजिए, यानी उद्दहन ये चम्मच आपका कम चलाऊ बनाया गया है, इसमें लिया गया है। और इसमें लेने के बाद अगर बात की जाए कि यदि उद्दहन चम्मच उपलब्ध ना हो तो किसी भी बोतल का धातु का ढक्कन ले सकते हैं। इसके चारों एक धातु का तार लपेट लीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसा कि सल्फर जलना प्रारंभ हो तो चम्मच को एक गैस जार या कांच के गिलास में ले जाइए, गिलास को एक ढक्कन से ढक दीजिए, इससे बनने वाली गैस बाहर ना जा सके। कुछ समय पश्चात चम्मच को हटा दीजिए, गिलास में थोड़ा जल डालिए और तुरंत ढक्कन से वापस ढक दीजिए। अब गिलास को भली भांति हिलाइए। विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्रों के साथ कीजिए। ये याद रखिएगा, कम चलाओ उद्दहन चम्मच किसे कहते हैं? इस तरह का होता है। अब ये जांच हो रहा है। अब जांच होने के बाद देखिए आपको क्या मिलता है। यहां पे देखेंगे सल्फर और ऑक्सीजन की अपक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। ये याद रखिएगा, ये अम्ल बनेगा अगर वो अधातु है तो यहां पे देख सकते हैं अभिक्रिया निम्न प्रकार से दी जा सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जल, तो ये क्या बनेगा? सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा। यहां पे आगे देखते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सल्फ्यूरस अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अम्ल पूछे कि अम्ल क्या करता है, अम्ल को कैसे पहचानेंगे? तो वो क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल में ल होता है, अम्ल में क्या होता है? ल। देखिए यहाँ पे अ म ल है, ये ल और ये ल मिल गया, यानी ये बन रहा है, तो ये समझ जाइएगा ये क्या होगा? अम्ल होगा। यानी नीला को वो क्या कर देता है? लाल कर देता है। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। और वहां पे देखा जाए तो धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। ये दोनों डिफरेंस आप हमेशा याद रखिएगा। इसमें आगे बढ़ते हैं तो सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। सोडियम नाम याद रखिएगा, सोडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोडियम का ये दूसरा पॉइंट है। आपने सोडियम के बारे में पढ़ा है और पोटेशियम के बारे में भी पढ़ा। क्या था? अपवाद थे, वो नरम धातु थे जो चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ पे अगला पॉइंट उसका बनता है, वहीं पे लिख लीजिए अगर आपने कॉपी में नोट किया है तो। सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील होता है। सोडियम क्या होता है? बहुत ही अभिक्रियाशील होता है। ये भी सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। ऑक्सीजन और जल के साथ क्या करता है? बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। अभिक्रिया में क्या होती है? बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। इसलिए इसे किसमें रखा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है।
इसलिए इसे किस में रखा जाता है, इससे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगर पूछिए कि मिट्टी के तेल में किस धातु को रखा जाता है तो आपको आंसर टिक करना होगा, सोडियम को रखा जाता है। यहाँ पे क्रियाकलाप में बताया गया है कि सोडियम जो है सावधानी पूर्वक आपको लेना है, एक छोटा टुकड़ा लेना है, काटिए उसको, और फिल्टर पत्र पे, देखिए यहाँ काटने की बात की गई है तो चाकू से आराम से काट सकते हैं, कोई ये पॉइंट याद रहेगा आपको। तो फिल्टर पत्र पर उपयोग कर इसे सुखा लीजिए और फिर रुई के छोटे टुकड़े में लपेट लीजिए। रुई के लिपटे सोडियम के टुकड़े को बीकर में डाल दीजिए। सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए। प्रेक्षण लेते समय बीकर से दूर रहें। जब अभिक्रिया बंद हो जाए तो बीकर को छुइए। आप क्या अनुभव करते हैं? क्या बीकर गर्म हो गया? विलयन का लाल और नीले लिटमस पत्रों से परीक्षण करिए। विलयन अम्लीय है या क्षारीय, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे आगे आप देखेंगे सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते। उदाहरण के लिए आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है। आयरन मतलब लोहा जल से धीमी अभिक्रिया करता है। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते। अब जल से अभिक्रिया कौन नहीं करता? तो अधातु सामान्यतः जल से अभिक्रिया नहीं करते, जबकि वे वायु में सक्रिय, बहुत सक्रिय हो सकते हैं। वायु में क्या होते हैं? बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार अधातुओं को जल में रखा जाता है। अधातुओं को कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। आपने अभी देखा किसके बारे में? सोडियम के बारे में, जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब यहाँ फास्फोरस की चर्चा की जा रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेता है। वायु में खुला रखने पर क्या पकड़ लेता है? ये आग पकड़ लेता है। तो फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए इसे कहाँ रखा जाता है? तो जल में रखा जाता है। तो फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखिएगा। और यहाँ पे ये भी बता दूं, फास्फोरस क्या है? धातु है कि अधातु है? तो फास्फोरस आपका अधातु है। और सोडियम क्या है? तो सोडियम धातु है। इसमें एक और पॉइंट आपको मैंने याद करवाया है कि जो सोडियम हो या आपके जो भी धातु हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, और जो अधातु होते हैं वो किस प्रवृत्ति के होते हैं? अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। और धातु जो है वो जल के साथ आपका अभिक्रिया कर लेते हैं, जैसे में सोडियम बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, और अधातु जो होते हैं सामान्यतः अभिक्रिया जल के साथ नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप फास्फोरस याद रखिएगा, फास्फोरस को हम लोग जल में रखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थे, जिसका रिवीजन अभी मैंने तुरंत करा दिया ताकि आपके दिमाग में बना रहे ये। और इसमें आगे देखा जाए तो इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। सूचीबद्ध धातु और अधातुओं के नमूने पृथक प्रखनलियों में लीजिए और ABCDF से चिन्हित कर दीजिए। ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक परख नली में एक एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए। यहाँ पे तनु और सांद्र शब्द आता है कभी कभी। तो तनु क्या होता है? देखिए तनु और सांद्र में अंतर क्या है? तो तनु में आपको बता दूं, तनु होता है जिसमें जल की मात्रा, मान लीजिए कुछ भी उसमें मिलाया जाता है, जो भी केमिकल है वो आपको मिलाना है, ठीक है, चाहे यौगिक जो भी है उसको मिलाना है जल में। तो जल की मात्रा जब अधिक होगी तो आपका होगा तनु। जब सांद्र होगा यानी उसमें जो केमिकल है, जो चीज मिश्रण उसमें कर रहे हैं को वो अधिक होगा, जल कम होगा, तो उसे हम सांद्र कहते हैं। तो यहाँ 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने के लिए कह रहा है। और फिर इसमें यदि ठंडे विलयन है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, तो हल्का सा परख नली को गर्म कर लीजिए। प्रत्येक परख नली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तिल्ली लाइए। जो भी परख नली है माचिस की तिल्ली लाइएगा तो उसमें अभिक्रिया होना शुरू हो जाएगा। यही क्रियाकलाप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर दोहराइए। और इस प्रेक्षण में देखते हैं होता क्या है। क्या धातु और अधातु अम्लों से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं? परखनलियों के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तिल्ली लाने पर कुछ पॉप ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है? जाहिर सी बात है पॉप ध्वनि उत्पन्न होगी। तो पॉप करके जो जलता है, जो इस तरह की आवाज करके जलता है, वो आपका हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो गैस होता है वो पॉप की आवाज के साथ जलता है। यहां देखिएगा आगे होगा, अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। अधातु जो होते हैं सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगला पॉइंट याद रखिएगा, अधातु जो होते हैं सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं।
को धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, को हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। तो याद रखिएगा पॉप ध्वनि के साथ कौन जलती है, को हाइड्रोजन गैस जलती है। और ये कब होगा, जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगे तब होगा। आपने देखा कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता, परंतु यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। क्षारों से अभिक्रिया, अभी तक हमने जाना कि अम्लों से अभिक्रिया कौन करते हैं, तो अम्लों से अभिक्रिया आपके धातु करते हैं। अब हम बात करेंगे क्षारों से अभिक्रिया। तो क्षारों से अभिक्रिया के लिए भी ये क्रियाकलाप बनाया गया है, इसे आप देख सकते हैं। चलिए हम एक बार देख भी लेते हैं। एक प्रखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताजा विलयन, इसकी 3-4 टिकिया 5 ml जल में घोलकर बनाइए। इनमें एक एल्युमिनियम को पन्नी का टुकड़ा डालिए, एक जलती हुई माचिस की तीली प्रखनली के मुंह पर निकट लाइए, ध्यान से परीक्षण कीजिए। अब यहाँ पे देखिए पॉप ध्वनि क्या दर्शाती है, पहले की तरह पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति पॉप ध्वनि दर्शाती है, तो इस पॉइंट को भी आप हमेशा याद रखिएगा। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातु जो होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातु की क्षारों से अभिक्रिया बहुत जटिल है। यहाँ पे फिर से वही पॉइंट आपको मिला कि धातु जो होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार से भी अगर अभिक्रिया करते हैं तो आपको हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न करते हैं। और अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया बहुत जटिल है, तो उसके बारे में यहाँ नहीं बताया गया। इसके बाद विस्थापन अभिक्रियाएं, इससे भी प्रश्न सीटेट में आया हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विस्थापन की अभिक्रियाएं जैसे में आपको दे देगा कॉपर सल्फेट और जिंक मिलाने पे क्या ये कॉपर को हटा के जिंक खुद आ सकता है, ये चीज है। इसके लिए ये बहुत सारी चीजें लेंगी, समीकरण ही देगा इसमें अगर पूछना होगा तो इसे क्या याद रखेंगे। जैसे में एक चीज और दिया जा सकता है, जो कॉपर सल्फेट है यानी CuSO4 है, वो आपको देख सकते हैं ये ब्लू कलर में है। ये सारा चीज आप एक नजर देख लीजिएगा। और कॉपर सल्फेट का है, ये जिंक सल्फेट है, आयरन सल्फेट है और जिंक सल्फेट है। इसको कैसे याद रखेंगे कि अगर इसके साथ इसका मैच कराया जाता है तो ये विस्थापित करेगा कि नहीं करेगा। इसको याद करने के लिए आपको एक चीज यहाँ पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि देखिए मैं इसका शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, आराम से सुनिएगा। और निश्चित ही ये क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो इसे टिक करके आइएगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो ABCD आपको आता है, तो ABCD आ जाता है। तो अगर मान लीजिए Z आ गया तो C को वो हटा देगा, Z आ गया C को हटा देगा। अगर F आ गया तो भी वो C को हटा देगा। आराम से याद रखिएगा। ABCD में जो नीचे में होते हैं वो समझिएगा कि नीचे वाले जो होंगे वो ज्यादा अभिक्रियाशील होंगे, यानी ज्यादा तेजी होगा उसमें। और जो ऊपर होते हैं जैसे ABC से बने हुए हैं वो सीधे क्या होंगे, हट जाएंगे। उसको विस्थापित करके Z ऊपर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल मैं समझा देता हूँ, एग्जांपल के रूप में Zn और CuSO4 है, तो Zn यहाँ आ जाएगा, विस्थापित कर देगा Cu को, ZnSO4 बना लेगा, Cu को कहेगा तुम बाहर चले जाओ। यहाँ पे देखिए Fe है तो Cu को क्या करेगा, बाहर कर देगा, और SO4 को क्या करेगा, अपने साथ ले लेगा, FeSO4 कर देगा और Cu को बाहर कर देगा। अगर यहाँ Cu है और यहाँ Zn है तो Zn का Zn ही रहेगा और Cu को क्या करेगा, वहीं रहने देगा। तुम रहो, तुम मेरे साथ अभिक्रिया नहीं कर सकते, तुम कम अभिक्रियाशील हो हमसे, तुम उधर ही रहो। यहाँ पे Cu Fe के साथ भी वही सेम कंडीशन होगा, यानी Cu ये क्या होगा, ये बाहर ही रहेगा और FeSO4 ही बना रहेगा। यहाँ ZnSO4 है और Fe लोहे के साथ को देखिए ABCDEF, इफ F आ गया तुरंत और Z क्या है, सबसे लास्ट वाला है, तो ये वही रहेगा और Fe को बाहर कर देगा। ये जो शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताया केवल इतना ही के साथ काम करता है, ये आगे काम नहीं करेगा, लेकिन बुक में इतना ही है, इसीलिए ये शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बताया ताकि आपको याद रहे और ये समीकरण आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़े। Z सबसे नीचे है यानी सबसे आगे रहेगा और जो भी यहाँ पे रहेगा उसको विस्थापित कर दिया। F C से बड़ा है ना F, तो ये यहाँ आ जाएगा, C को बाहर कर देगा, Cu। इसमें एक और चीज मैं बता दूं कि ये Cu एक साथ है क्योंकि स्मॉल वाला जो लेटर होते हैं ना वो दोनों एक साथ होते हैं। ये याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। बीकर A में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है। बीकर के पेंदे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है।
जैसे में देखा जाए तो ये है आपका कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Zn यानी जिंक। और ये कॉपर सल्फेट कैसा था, नीला था, अब Zn यहाँ आ गया, ZnSO4 हो गया है और प्लस कॉपर यानी लाल चूर्ण इसका बच गया है नीचे में। तो ये देख सकते हैं कि Zn जो है वो क्या हुआ, कॉपर को हटा के खुद आ गया। तो यहाँ पे इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया क्या है। तो C जो है स्टार्टिंग में होता है, कि स्टार्टिंग वाला शुरुआत होता है यानी छोटा मान लीजिए उसको। तो Z क्या है, C से बड़ा है, तो C को हटा देगा, Z आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ लोहा की बात की जाती तो Fe, मान लीजिए CuSO4 के साथ Fe का ये कराया जाता है, तो यहाँ पे Fe भी C को हटा देता है, क्योंकि CDEF, F आगे है ना, C से बड़ा है F, तो इसको भी हटा देता है। ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ये शॉर्ट ट्रिक्स मतलब इसी पे काम करेगा और बहुत सारे रिएक्शन उस पे काम नहीं करेगा। जो उदाहरण में दिए गए हैं उसी के लिए ये शॉर्ट ट्रिक्स बनाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है कि जिंक कॉपर को प्रस्थापित कर सकता है, जिंक जो है कॉपर को प्रस्थापित कर सकता है। और यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिंक जो है कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। यहाँ पे जो अधिक अभिक्रियाशील होता है यानी जो बहुत अभिक्रियाशील है, बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब उसको हटा देता है, खुद वहां पे अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। अभिक्रियाशील याद रखिएगा, अधिक रहेगा तो वो कम वाले को हटा के खुद वहां पे आ जाएगा। चलिए इसमें आगे है धातु और अधातुओं का उपयोग को अगर बात की जाए, धातु का उपयोग तो आप जानते ही होंगे, मशीनें में होता है, मोटर गाड़ियों में होता है, वायुयान में होता है, रेलगाड़ियां में होता है, उपग्रह में होता है, औद्योगिक साजो सामान, खाना पकाने के पात्र, जय बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। और इसमें कुछ और भी पॉइंट लिखा गया है। इसमें धातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी जीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। तो अधातु कौन सा लेते हैं हम लोग, तो O2 लेते हैं, ऑक्सीजन हम अपने अंदर लेते हैं, जो क्या है, एक अधातु है। इसके बाद अगला पॉइंट है अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। बहुत सारे उर्वरक पौधे की वृद्धि में हम लोग उपयोग करते हैं जो अधातु होते हैं। अधातु जिनका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है, यानी जल शुद्धिकरण में किया जाता है, जिसमें क्लोरीन का उपयोग हम लोग करते हैं। इसके बाद अगला है अधातु जिनका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। इसके बाद अगला है पटाखों में प्रयुक्त होने वाला अधातु भी हम लोगों ने उपयोग देखा है। ये सब अधातु के हैं, ऊपर में हमने धातु का देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे में है कि मैंने सुना है कि पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है, उनमें किस रूप में पाया जाता है। दूसरा है डॉक्टर ने मेरे शरीर में आयरन की कमी बताई है। मेरे शरीर में आयरन कहाँ है, तो आयरन मतलब क्या, खून जो होता है, खून की कमी को कह देते हैं, आयरन की कमी है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिए पूरा। रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया आप जानते ही होंगे, और नहीं तो पिछले क्लास यानी 7वें क्लास में बताया गया है। अगर टाइम मिलता है तो हम लोग 7वें क्लास का जब वीडियो देखेंगे तो उसमें हम बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और भौतिक अभिक्रिया क्या होता है। रंग रूप में चेंजिंग अगर हो जाता है भौतिक हो जाएगा, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया ठीक इसके विपरीत होता है। रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है, जैसे में अगर हाइड्रोजन ले और ऑक्सीजन ले, दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो H2O बन जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बनाते हैं यानी जल बनाते हैं। तो ये ठीक विपरीत है। हाइड्रोजन क्या होता है, तो हाइड्रोजन आपका जलता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, जलने में सहायता करता है, लेकिन जब पानी बन जाता है तो आग बुझाने के काम आता है। तो ये एक नया पदार्थ बन जाता है। ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनमें अभिक्रिया होती है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, H2O याद रहेगा तो समझिए ये क्लियर है, क्योंकि H का काम कुछ और था, जल रहा था हाइड्रोजन, और O का काम था जलने में सहायता करता है। जब मिल जाता है तो पानी क्या करता है, आगे को बुझा देता है। तो ये ठीक विपरीत हुआ, ठीक उल्टा हो रहा है कि वो पदार्थ क्या होता है, इन दोनों से भिन्न होता है। जब यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ठंडा करके गर्म कर अथवा वैद्युत अपघटन द्वारा अधिक विघटित नहीं किया जाता है तो वो तत्व कहलाता है।
तत्व का एक ही परिभाषा जानिए कि तत्व जो है वो रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक अभिक्रिया द्वारा उसको तोड़ा नहीं जा सकता। वही लिखा गया, ठंडा करके, गर्म करके, वैद्युत अपघटन द्वारा उसको अधिक विघटित नहीं किया जाता है, वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। सल्फर एक तत्व है, इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व है। तत्व के एक नमूने में एक प्रकार के ही परमाणु होते हैं। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। तत्वों के भौतिक परिवर्तनों के तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। उदाहरण के लिए द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है। देखिए यहाँ पे तीनों की चर्चा की गई है। ठोस, द्रव, गैस, ये पदार्थ के भाग है। मे बी ये क्लास आपको 9th में मिलेगा। तो यहाँ पे तीनों में बता दे रहा है आपको, द्रव सल्फर और आपका ठोस और वाष्प सल्फर के परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। इसमें आगे है, यद्यपि ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में हैं, इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित है। इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या क्या है? सीमित है। ये भी याद रखिएगा कि इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या क्या होती है? सीमित होती है। इसके साथ ही ये भी पॉइंट याद रखिएगा, परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। तत्वों की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। धातुओं और अधातुओं के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। अधिकांश तत्व धातु हैं, 20 से कम अधातु, 20 से कम अधातु हैं, ये भी याद रखिएगा। कुछ उपधातु होते हैं। अब उपधातु के बारे में पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? उपधातु, यानी धातु और अधातुओं का दोनों का गुण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो यही था इस लेशन में। अब इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो एक जगह दिए गए हैं। इसे भी हम एक बार रिवीजन के रूप में पढ़ लेते हैं। धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती है। सामान्यतः धातु आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, अधातु नहीं होते। आघात वर्धनीय मतलब उस पर मारा जाता है, चोट किया जाता है यानी आघात किया जाता है, तो वो क्या होता है? चिपटा हो जाता है। तन्य यानी तार की तरह तान दिया जाता है, यानी तन्य होते हैं। सामान्यतः धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। कौन होते हैं? धातु होते हैं उष्मा और विद्युत के सुचालक, परंतु अधातु नहीं होते हैं। इसके बाद दहन करने पे धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो धातु ऑक्साइड बनाते हैं, जो किस प्रकृति के होते हैं? तो ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्सीजन से प्रक्रिया कर क्या बनाते हैं? अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। और ये किस प्रकृति के होते हैं? तो अम्लीय होती है इनका प्रकृति। कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातु ऑक्साइड और क्या उत्पन्न करते हैं? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया करते हैं, कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। दोनों में हाइड्रोजन गैस ही होगा। और ये क्षार और अम्ल के साथ कौन रिएक्शन करता है? तो धातु। इसके बाद अगला है, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उनके धातु यौगिकों के जलीय विलयन में विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा, ABCD वाला जो मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे सीटेट में प्रश्न आया हुआ है। धातु और अधातुओं का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है। दोनों का दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग करते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, इसे हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो वो क्या होगा? जिंक। क्यों? क्योंकि जिंक ही एक धातु है, बाकी सब क्या है? अधातु है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखा जाए तो बाकी सब गलत है। सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, जिसे ताना जा सकता है। धातु ही होता है, अधातु नहीं होता है। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। को क्या है इसमें? फास्फोरस बहुत डैश डैश अधातु है, तो ये अभिक्रियाशील अधातु है, इसलिए इसे किस में रखते हैं? तो इसे हम लोग जल में रखते हैं। इसके बाद आगे है, धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये बता भी दिया गया यहाँ पे। विद्युत यहाँ भरेंगे और दूसरे में क्या भरेंगे? सुचालक होती है। आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। आयरन जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कॉपर क्या है? कम अभिक्रियाशील है आयरन की अपेक्षा, यानी आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील है। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाती है? ये तो आपको याद ही होगा, हाइड्रोजन गैस बनाती है। कौन सा गैस बनाती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है। और इसमें देखिए ट्रू फॉल्स है कि सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, नहीं। ये कौन करते हैं? तो ये सामान्यतः देखा जाए तो जो धातु होते हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ये याद रखिएगा। और इसके बाद सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। जी हाँ, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, उसे मिट्टी का तेल में रखा जाता है। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है। कॉपर जिंक
सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है, जिंक को विस्थापित करता है नहीं। जिंक को विस्थापित कैसे कर सकता है, क्योंकि कॉपर सी से लिखा जाता है, याद है ना, शॉर्ट ट्रिक्स। चलिए, कोयले को खींचकर तारे प्राप्त की जा सकती है, ये तो बहुत अटपटा सा है। तार प्राप्त हो जाता है, कोयला तो ऐसे ही बेचा जा सकता था, ये भी गलत है, इसे हम काट देंगे। इसके बाद आगे है गुण धर्म के अनुसार देखा जाए तो दिखावट, कठोरता, आघातवर्त्य, तन्यता, उष्मा चालन, विद्युत चालन, तो ये सारे चीज किसमें होते हैं, धातु में होते हैं। इसके बाद आगे हम चलते हैं, हाँ मिलाने वाला आ गया। मिलाने वाला में देखा जाए तो गोल्ड, गोल्ड मतलब क्या होता है, सोना। तो सोना किसके उपयोग में आता है, तो आभूषण के उपयोग में होता है, सोना का आभूषण तो खरीदते ही आप। आयरन, आयरन में होता है लोहा, तो लोहा के क्या बनता है, तो लोहा का आपका बन जाएगा मशीनें। इसके बाद अगला देखते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का क्या मिल सकता है, तो आपका खाद्य सामग्री लपेटना, ये बहुत जरूरी है, सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, ये आएगा ही, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं हम कार्बन पे, तो कार्बन का क्या हो सकता है, कार्बन एक ईंधन के रूप में कार्य करता है। इसके बाद पांचवा है कॉपर, तो कॉपर किस रूप में उपयोग करते हैं, तो कॉपर का आपने बिजली का तार देखा ही होगा। मरकरी किसका आंसर होगा, मरकरी आपका थर्मामीटर है। मरकरी क्या है आपका, थर्मामीटर, क्योंकि मैंने बताया था थर्मामीटर में मरकरी का उपयोग आपने देखा होगा, मरकरी उसमें होता है, यानी पारा उसमें होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मरकरी के बारे में एक और बात मैं बता दूं कि मरकरी जो होता है कमरे के ताप पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको एक तरह से याद भी करवा दिया है, और इसे भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें विदा, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।